आज का मेरा टॉपिक है लंग कैंसर यानी फेफड़ों का सरतान या लंग कार्सिनोमा का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के फेफड़ों के अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाती है। यानी कि सेल की जो ग्रोथ है या डिवीजन है, एक सेल मतलब फॉर एग्जांपल मरा, जब उसकी डेथ हुई उसकी जगह नए सेल ने ली। ये जो है ना एक नॉर्मल फंक्शन का ये एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि पुराने सेल्स की जगह नए सेल ले लेना, ये एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में चल रहा होता है, कंट्रोल्ड वे में चीज़ हो रही होती है। जब वो सेल डिवीजन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, वो सारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन है या कैंसर बन चुका है। लंग कैंसर हम उस कैंसर को नाम देंगे जो कि फेफड़ों के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मतलब इस तरह से है कि अगर तो एयरवेज के अंदर लंग्स के ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में स्टार्ट हुआ है, या छोटे छोटे जो एयर के सैक बने होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनके अंदर स्टार्ट हुआ है, फेफड़ों के किसी पार्ट में स्टार्ट हुआ है, तो वो लंग कैंसर है। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर किसी के खुदा ना खास्ता जिगर से कैंसर स्टार्ट हुआ है, जिसमें लीवर कार्सिनोमा कहते हैं, लीवर कैंसर कहते हैं, वो वहाँ से फैल कर लंग्स तक फेफड़ों तक आ गया है, तो उसको हम लंग कैंसर का नाम नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए लीवर कैंसर या लीवर कार्सिनोमा का वर्ड यूज़ होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स या लंग कैंसर की अलामात क्या हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ब्रोंकाइटिस और नमूनिया। ब्रोंकाइटिस होगा, नमूनिया होगा इस तरह का कि जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि अगर कुछ अरसे के लिए ठीक होता भी है तो मरीज़ को बार बार रिकरेंट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर चेक करेगा तो वैसे भी वीजिंग साउंड होगी और उसमें बड़ी क्लियर जो है ना सीटी जैसी आवाज़ आएगी सांस लेते वक्त। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का प्रॉब्लम होगा, वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती, चेस्ट पेन होगा, जो कि जब पेशेंट डीप ब्रीथ करेगा या हंसेगा या ज़रा सा भी पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से वो वर्सनिंग की तरफ जाएगा, बहुत शदीद किस्म का दर्द होगा। उसके अलावा हर वक्त मरीज़ को जो है वो थकावट से और वीकनेस से फील होगी। उसके अलावा वॉइस में हॉर्सनेस आएगी, वॉइस के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। और कफ़ इस तरह की होती है जो मतलब ठीक होने वाली नहीं होती, चाहे मेडिसिन ले रहा है, उसका लगातार इलाज किया जा रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं होती। ये भी एक अलामत है लंग कैंसर की। उसके अलावा एक बहुत कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि जब पेशेंट जो है वो उसके स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा होता है, जब वो कफ अप करेगा ना, ब्लड रस्ट कलर का स्पूटम आएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि लंग कैंसर के स्टेजेस क्या हैं। इसके बेसिकली 4 स्टेजेस थे। पहले स्टेज के अंदर अगर हम बात करें, अब इसके स्टेजेस की मेन डिवीजन जो हम लोगों ने की स्टेजेस किस तरह से है, साइज़ की बेस के ऊपर, यानी कि ट्यूमर जो है, ट्यूमर का साइज़ कितना है। अगर तो ट्यूमर का साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम है तो वो फर्स्ट स्टेज का लंग कैंसर है, यानी कि वो भी मेटास्टेसिस उसके अंदर नहीं हुआ। अगर 6 सेंटीमीटर से कम है और सिंगल मतलब किसी एक जगह तक फैला हुआ है, सिंगल मेटास्टेसिस हुआ हुआ है, तो वो सेकंड स्टेज का लंग कैंसर है। अगर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ट्यूमर, ठीक है, उसका साइज़, तो और साथ में मेटास्टेसिस जो है वो लिम्फ नोड्स तक गया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि स्टेज थर्ड है। उसके बाद फोर्थ स्टेज पे क्या होता है कि ट्यूमर जो है ना वो लंग्स से निकल कर दूसरे ऑर्गन्स तक फैल जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मिसाल के तौर पर जिगर तक या लिवर तक चला गया। इस बेस पे हम लोग इसके स्टेजेस को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में मज़ीद इस तरह से क्लियर करके दिखाया हुआ है। देन हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि लंग कैंसर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो गया है तो उसकी कॉज या उसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है। इन्फेक्शन हो गए लंग में, जैसे कि लंग एब्सेस बन गया, नमूनिया हो गया, ब्लास्टोमाइकोसिस है, इकाइनोकॉक्सिस है, इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से जो बहुत अरसे तक परसिस्टेंट रहे इन्फेक्शंस और ट्रीटमेंट भी ना करवाया जाए। और वैसे इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उसके अलावा मैलिग्नेंट ट्यूमर, देन बेनाइन ट्यूमर जैसे कि हार्मरटोमा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की मेलफॉर्मेशंस की वजह से और पल्मोनरी आर्टरी के एन्यूरिज्म की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा मज़ीद अगर हम इसकी कॉजेज़ को थोड़ा सा कैटेगरीज बनाएं तो मेन कॉजेज़ में आ जाता है क्रोनिक स्मोकिंग, यानी कि एक बंदा बहुत टाइम से स्मोकिंग कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर पोल्यूटेड एयर में किसी का एक्सपोजर है, जैसे क्योंकि फैक्ट्री में इस तरह की काम करता है जहाँ पे केमिकल्स हैं,
एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं और वो कंटिन्यूसली सांस के ज़रिए उसके अंदर जा रहे हैं, फेफड़ों में जा रहे हैं, इनहेल कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर नेज़ली एक्सपोजर है रेडियो एक्टिव गैसेस, मतलब वो उस हवा के अंदर रेडियो एक्टिव गैसेस मौजूद है और वो बंदा इनहेल किए जा रहा है, उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल, वही मैंने बात की, इंडस्ट्रियल एस्बेस्टोसिस इम्प्योरिटीज़, मतलब वही एयर पोल्यूशन, मतलब अगर हवा के अंदर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं और उनकी इनहेलेशन की वजह से किसी भी किस्म के केमिकल्स हैं, ठीक है। हेरिडिटरी में मतलब ये हो सकती है डिजीज़, यानी कि फैमिलीज़ में रन करती है जेनेटिकली। उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब एक बंदा खुद तो स्मोक नहीं कर रहा लेकिन उसके पास बैठा हुआ बंदा स्मोक कर रहा है और वो उसके ज़रिए इनहेल हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत, अगर लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा अरसे तक होता रहे तो लंग कैंसर कॉज हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस, मतलब जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आ गई, उसकी वजह से लंग कैंसर कॉज हो गया। अब हम लोग अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें लंग कैंसर के, तो इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है मॉडिफाइबल या कंट्रोलेबल, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको इंसान कंट्रोल कर सकता है और बच सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। अब कंट्रोलेबल में कौन कौन से आएंगे? स्मोक आएगा, टोबैको या सेकेंड हैंड स्मोक, जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कह रहे थे, स्मोकिंग को कंट्रोल करना इंसान के बस में है। उसके अलावा रेडन है, एस्बेस्टोस है, टॉक्सिक वर्क प्लेस, यानी कि एयर पोल्यूशन और वो जो केमिकल वाला सारा मैंने बताया उससे बचा जा सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब किसी की मजबूरी है, उसने फैक्ट्री में काम करना है, उसका पेशा है, तो वो प्रॉपर मास्क यूज़ करें, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करें ताकि उनके जो नेज़ल कैविटी है उसके ज़रिए इन्हेलेशन ना हो और वो लंग कैंसर या मज़ीद इस तरह की बीमारियों से बच सके। उसके अलावा जो नॉन कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, नॉन मॉडिफाइबल है, उसके अंदर जेनेटिक्स आ जाता है, यानी कि अगर किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिलीज़ में ये बीमारी रन कर रही है, तो उसमें फिर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा एयर पोल्यूशन, अगर हवा के अंदर पूरी फ़ज़ा में पोल्यूशन है तो आप क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, यानी कि प्रीवियसली कोई कैंसर किसी और जगह का था और उसके लिए ट्रीटमेंट लिया और उसकी वजह से लंग कैंसर हो गया। मज़ीद वही उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को दिखाया गया है। अब हम लोग बात करें कि लंग कैंसर की टाइप की। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक है स्मॉल सेल लंग कैंसर, एक है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये इट्स नॉट वेरी कॉमन, ये 15% केसेस में ये वाला कैंसर पाया जाता है, जिसमें हम कहते हैं आ गया न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर 85%, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, केसेस में होता है। अब इनको आगे मज़ीद हम लोग समझते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली जो सेल का साइज़ है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और वो सेल ग्रो करते हैं और फ़ौरन से जल्दी जल्दी से फैलते हैं, क्विकली। अब स्मॉल सेल लंग कैंसर की मज़ीद दो सब टाइप्स हैं या मज़ीद दो इकसाम है आगे से, और ये ज़्यादा लिंक है इसका स्मोकिंग से, स्मोकिंग की वजह से होता है। और ये लिमिटेड भी हो सकता है, मतलब किसी एक एरिया तक कन्फाइंड है, और एक्सटेंसिव भी हो सकता है। नॉन स्मॉल सेल में क्या होता है कि सेल का साइज, नाम से पता चल रहा है कि सेल का साइज़ जो है वो स्मॉल नहीं है, इसमें सेल का साइज़ जो है वो लार्ज होगा, लेकिन उसमें ग्रोथ जो है वो स्मॉल वाले में बहुत रैपिड थी, ज़्यादा जल्दी हो रही थी, इसमें स्लो ग्रोइंग है। इसके अंदर मज़ीद तीन सब टाइप्स या तीन मज़ीद इकसाम एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर है। एंड इसकी स्टेजेस की अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस हैं, 0 से 4 तक। अब हम बात करेंगे लंग कैंसर के डायग्नोसिस की या इसकी तशख़ीस की। अगर खुदा न खास्ता किसी को हो गया तो उसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है? सबसे पहली चीज़ आ जाती है फ़िज़िकल एग्ज़ाम, जो कि फ़िज़िशियन ने परफॉर्म करना है। देन हमारे पास आता है चेस्ट एक्सरे। उसके अलावा सिटी स्कैन मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लंग की बायोप्सी की जाती है कुछ केसेस में, और PFTs या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिनको कहते हैं, ये भी किए जा सकते हैं। ये बायोप्सी का प्रोसीजर दिखाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे अब के लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है? इसके अंदर हार्मोन थेरेपी है, सर्जरी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है एंड इम्यूनोथेरेपी है। अब हम देखें अगर कि कॉमन लंग कैंसर ट्रीटमेंट कौन से हैं,
तो उसके अंदर हमारे पास आ जाती है सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर अर्ली स्टेज का नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, यानी कि जिसमें हमने कहा था कि सेल का साइज़ लार्ज है और वो स्लो ग्रोइंग है, तो उस केस में जो है ना सर्जरी जो है वो बेस्ट चांस है कि आप मरीज़ को कैंसर फ्री कर सकते हैं। कीमोथेरेपी जो है वो पावरफुल, इसके अंदर आईवी मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं ताकि कैंसर सेल को किल किया जा सके, और हेल्दी टिश्यू भी इसके अंदर डैमेज हो जाता है। इसमें ये चीज़ है, इसका एक लाइक कह लो ड्रॉबैक है। उसके बाद टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि जब कीमो मेडिसिन जो है वो टारगेट करती है तमाम सेल्स को, जिसमें हेल्दी भी आ जाते हैं, ये थेरेपी जो है ना ट्रबल मेकर्स के केस में ज़ीरो है।